हेलो बच्चों, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं पढ़ाई के साथ। चलिए देखिए, आते हैं अपनी बात पर। तो आज आपके सामने फिर एक नए चैप्टर के साथ अपनी मुलाकात हो रही है और आज चैप्टर नंबर शुरू करने वाले हैं और वो है चैप्टर नंबर 9। जैसा कि आप देख रहे हैं, उप सह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, संकुल यौगिक, इन नामों से इसे जाना जाता है। तो यहां तक हम पहुंचे, उससे पहले थोड़ा सा आप देखिए कि सामान्य रूप से यौगिक तो कई होते हैं। 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि यौगिक क्या चीज है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। प्रकृति के आधार पर ये यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। इनको हम विस्तार से अपनी अपनी अलग अलग शाखाओं में पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम यहां ये जिक्र करने वाले हैं कि अकार्बनिक यौगिक हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। वो अकार्बनिक लवण सामान्य रूप से कितने भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? सो नंबर 1 साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट्स। नंबर 2 द्विक लवण, डबल सॉल्ट्स। नंबर 3 संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से देखना चाहेंगे, थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। प्लीज एक एक करके व्याख्या करते हैं और वो आप ध्यान देना अच्छी तरह से। सबसे पहले आप देखिए साधारण लवण क्या होते हैं। साधारण लवण, साधारण लवण को एक तरीके से समझाया जा सकता है कि सपोज जैसे मैंने घर में सभी के नमक होता है NaCl, अभी ले लिया है, चम्मच में ले लिया है और इसको मिलाने वाले हैं, अभी इसको मिलाया नहीं है। अर्थात मैं कहूं कि इसको एक पानी के बीकर में या पात्र में या ग्लास में इसमें इसे घोल दिया जाए। जब से घोल दिया जाता है तो क्या होगा आपको अच्छी तरह से मालूम है, कई बार देखा होता है Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा। Cl- ऋणायन होता है, Na+ इसका धनायन होता है। आप इस प्रकार के किसी भी लवण की बात करेंगे, इस समय चम्मच में अभी आपने लिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो ठोस अवस्था में है। इस समय इसमें मुक्त आयन नहीं होते हैं और यही कारण है कि ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता। इस समय जो पानी में घोल दिया है और उसे हम कहते हैं, उसकी विलयन अवस्था कहते हैं, विलयन बना चुके हैं। तब आप देख रहे हैं इसमें जो धनायन और ऋणायन है वे स्वतंत्र रूप से यहां पर दिखाई दे रहे हैं, मुक्त होते हैं, गति करते हैं। अब आपने देखा यहां ये नमक है, सॉल्ट है, घरेलू टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख रहे हैं एक प्रकार का धनायन है और एक प्रकार का ऋणायन है। तो इसी से हम समझ सकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल है, सिंपली आप समझ गए होंगे। अगर आप KCl लेते हो सॉल्यूशन स्टेट के लिए विलयन अवस्था में, यही इसमें होगा, ये K+ Cl- में वियोजित हो जाएगा। और भी आप देख सकते हैं MgCl2 है, इसका वियोजन करेंगे तो Mg2+ और 2Cl- में वियोजित हो जाएगा। KCN है, KCN का आप विलयन बनाएंगे, पानी में घोलते हो, K+ Cn- प्राप्त होता है। FeCN का होल ट्वाइस है, आप देखते हैं Fe2+, और इससे जैसे जैसे इसका विलयन बनेगा वैसे वैसे इनका वियोजन होता चला जाएगा। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। Na2SO4 है, इसको पानी में घोलते हैं तो 2Na+ SO4 2 आयन प्राप्त होंगे। ठीक उसी तरह से Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसको पानी में घोलते हैं
ध्यान देखा, ये सारी चीजें मैं 11th में अच्छी तरह से करा देता हूं। सो आप वहां से देख सकते हैं 2 एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होते हैं और इससे 3 सल्फेट आयन प्राप्त होते हैं। अर्थात इनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनसे निष्कर्ष ये निकाल पाते हैं, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं इनमें मुक्त आयन नहीं होते, और जैसे पानी में घोलते हैं या किसी विलायक में घोलते हैं तो ये अपने अपने स्वतंत्र आयनों में, जो सरल आयन के नाम से जाने जाते हैं, सिंपल आयंस होते हैं, उसमें ये पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं सभी में ध्यान से देखिए, केवल ओनली सिंगल टाइप ऑफ कैटायंस और सिंगल टाइप ऑफ एनायंस। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे यौगिक या वे लवण जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, अर्थात अपने स्वतंत्र आयनों में विभक्त नहीं होते, परंतु विलयन अवस्था में वे अपने सभी सरल आयनों में वियोजित होकर के जलीय विलयन में अपना व्यक्तिगत रासायनिक परीक्षण दे सकते हैं। और खास बात है, आप देख रहे हैं कि इनमें सब में एक ही प्रकार के धनायन होते हैं और एक ही प्रकार के ऋणायन होते हैं। चलिए अब आगे। सो नाउ सेकंड, जिसे कहा जाता है द्विक लवण डबल सॉल्ट। क्या होते हैं ये द्विक लवण? नाम से पता चल रहा है कि 2 लवणों से बने हुए हैं। और प्लीज ध्यान देना, इसमें 2 लवण होते तो हैं पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करें। खास बात ये होती है, अर्थात डबल सॉल्ट वो होते हैं जो 2 सॉल्ट से बने होते हैं, दोनों ही सॉल्ट एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया लवण बनाते हैं, जिसके गुणधर्म जो सिंपल सॉल्ट होते हैं उससे अलग होते हैं। फिर देखिए हम इनको और किस तरह से पहचानते हैं, क्या देखते हैं। उदाहरण के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल, साधारण लवणों से ये बने होते हैं। देखिए हम बात करते हैं, सभी आपने देखा है और फिटकरी का सूत्र सभी जानते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 जल के अणु होते हैं। यहां इस डॉट जो लगाते हैं इसका अर्थ होता है कि ये रासायनिक दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जो भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 1 मोल ये पोटेशियम सल्फेट साधारण लवण है और 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट का साधारण लवण है और 24 मोल इसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। तब कहीं जाकर के 1 मोल फिटकरी का निर्माण होता है। मतलब ये संख्या, ये मात्रा निश्चित है, इससे अगर कम होती है तो ये नहीं बन पाएगा और ज्यादा इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम बात करते, देखिए देख रहे हैं आप लोग 2 लवण हैं। अगर हम सिंपल लवण इसकी बात करें तो इसमें कितने आयन होंगे? देखा कि पहले बोलो, सरल होता तो कितने? 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, टोटल आयन इसमें 3 होते, और 2 एल्यूमिनियम 3A, टोटल आयन इसमें सरल होते तो 5 होते। और फिर क्या देखें, ठोस अवस्था में इसका यही रूप होता है, जिस फिटकरी का आप रूप देखते हैं, ये 2 लवणों से बना हुआ है। जब इसको पानी में घोलते हैं फिटकरी को भी, तो जैसा कि हमने कहा कि इसमें कितने आयन प्राप्त होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर इसको जैसे ही पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, प्लीज ध्यान दें, 1 मोल से 2 K+ मिलेंगे, 2 Al3+ मिलते हैं और 1 और 3 4 SO4 आयन प्राप्त होते हैं। आप काउंट करो, 2 2 4 और 4 मतलब वही 8। यहां भी टोटल किया तो अर्थात जैसा इन साधारण लवणों का अलग अलग अपने जलीय विलयन में व्यवहार होता है,
जब द्विक लवण को पानी में घोलते हैं तो ऐसा ही व्यवहार जलीय विलयन में भी रहता है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप देख रहे हैं इसके विलयन में धनायन कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, 2 टाइप्स। ऋणायन कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, 1 टाइप। अर्थात इनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वे लवण जो 2 साधारण लवणों के निश्चित अनुपात में संयोजन से प्राप्त होते हैं, बनते हैं, और उनमें 2 प्रकार के धनायन होते हैं और 1 प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं। ठोस अवस्था में साधारण लवण की तरह ये स्थायी होते हैं, परंतु विलयन अवस्था में जैसा व्यवहार साधारण लवण करते हैं वैसा ही व्यवहार द्विक लवण भी करते हैं। अर्थात ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होकर अपने सभी सरल आयनों के व्यक्तिगत परीक्षण देते हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3, संकुल यौगिक या संकुल लवण कह सकते हैं। इन्हीं को हम उपसह संयोजक यौगिक, समन्वय यौगिक, कई तरह के नामों से जानते हैं। तो 3rd टाइप का जो यौगिक कंपाउंड्स है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा जिक्र करें ये 2 जो लवणों से किस प्रकार से भिन्न होता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। इनका व्यवहार जलीय विलयन में अलग होता है, जैसा कि साधारण लवण, द्विक लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में अस्थायी होते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा हटके हैं। ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं सो होते हैं, ये विलयन अवस्था में भी अपना कुछ स्थायित्व व्यक्त करते हैं। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं और कैसे परिभाषित कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं FeCN का होल ट्वाइस, एक साधारण लवण है। जब इसको पानी में घोलते हैं एक Fe2+ मिलता है, प्राप्त होता है। एक साधारण लवण और है KCN, पोटेशियम साइनाइड। इसको पानी में घोलते हैं, K+ प्राप्त होता है, Cn- साइन प्राप्त होता है। अगर यदि हम यहां 4 मोल KCl लेते हैं तो 4 मोल K+, 4 मोल Cn-। ऐसा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आगे इन दोनों के संयोजन से एक नया लवण या यौगिक बनने वाला है और वो एक निश्चित अनुपात में संयोजन से प्राप्त होता है। अर्थात यदि FeCN का होल ट्वाइस और .4 KCN ये परस्पर आपस में इस अनुपात में यदि संयोग करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और रासायनिक संयोजन के माध्यम से एक यौगिक बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनता है देखिए। यदि वो इस तरह से बनता है, इस तरह से प्राप्त होता है और ये लवण प्राप्त हुआ, उनके मध्य कौन सी रासायनिक क्रिया हुई, क्या हुआ, ये बात की बात है। पर इनके इस अनुपात में संयोजन से 1:4 रेशियो में 1 मोल ये लेते हैं, 4 मोल ये लेते हैं, उनके मध्य रासायनिक क्रिया हो तो इस तरह का यौगिक प्राप्त होता है। इसी को हम जटिल यौगिक, संकुल यौगिक, संकुल लवण कहते हैं। कारण क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से 1 और 2 3 आयन टोटल मिलनी चाहिए, सरल आयन के रूप में व्यवहार होगा तो 4 और 4 टोटल कितने मिलने चाहिए। जब ये साधारण लवण के रूप में होते हैं तो 1 मोल से 3 मिलते हैं और इसके 4 मोल KCN से 8 मोल आयन प्राप्त होते हैं, वास्तव में होते हैं। पर जब इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो देखना क्या प्राप्त होता है, इससे 4 तो K+ प्राप्त होते हैं और ये जो क्या बनना चाहिए देखते हैं अभी, देखते हैं अभी। आप ध्यान से देखें
ये 4K+ तो अपना जैसा साधारण लवणों में व्यवहार था वैसा व्यक्त कर रहे हैं, परंतु ये सब 4 और 2 6 साइनाइड आयन और 1 Fe2+ आयन, इन्होंने गद्दारी कर दी। ये मिल गए सब और मिलकर के एक संगठन बना लिया और एक बड़ा सा आयन बना लिया। वो ऋणायन के रूप में हो, धनायन के रूप में कैसे भी है, यहां एक बड़ा ऋणायन बना लिया है। अर्थात जहां कितने होने चाहिए थे, 4 2 6 और 1 7 आयन होने चाहिए, इसमें धनायन ऋणायन सभी हैं, परंतु सभी ने मिलकर के और मात्र 1 आयन प्राप्त किया है, एक ही आयन बना है। अर्थात 4 ये हो गए और 1 ये हो गए। जहां हमको 8 और 3 11 आयन प्राप्त होने चाहिए थे, वहां केवल 5 आयन प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, इसका मतलब कुछ आयन परस्पर संयुक्त होकर एक बड़ा समूह बना लेते हैं, एक जटिल समूह बना लेते हैं, और उस जटिल समूह को ही हम संकुल कहते हैं। ठीक है, जटिल कहते हैं। और यहां पर आगे हम विस्तार से देखते हैं। अभी इसको फिर आप आगे उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में विस्तार से देखेंगे तो पता चलेगा कि इनको उपसह संयोजक यौगिक क्यों कहते हैं, ये आपको तभी बताएंगे। इट्स ओके।